हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परम ज्ञान एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग प्राचीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण आयाम पर चर्चा करने वाले हैं। वह महत्वपूर्ण आयाम क्या है मेरे साथियों, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं या परिचर्चा करने वाले हैं। और यहां से मेरे प्यारे साथियों जो है बार बार प्रश्न बने हुए हैं। पीवाईक्यूज आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। तो क्या पढ़ा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। और वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, एक बार इस पे चर्चा हो जाए। इसके अंतर्गत हम लोग का पाठ्यक्रम क्या है, कैसे किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों को, वैदिक काल को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम लोग 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का अध्ययन करते हैं। वहीं पूर्व वैदिक काल का अध्ययन हम लोग 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का अध्ययन करते हैं। ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग जो है सभी वेदों का अध्ययन करते हैं। अगर वेद की बात किया जाए तो वेदों की संख्या 4 होती है। वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अपने होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग जो है अब सभी वेद के अगर बात किया जाए तो आर्यणक ग्रंथ और उपनिषद भी होते हैं। आगे बताएंगे कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है, और आर्यणक ग्रंथ के बारे में भी अध्ययन किया जाएगा। फिर हम लोग जो है चलेंगे उत्तर वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग वेदांगों का अध्ययन करेंगे। वेदांग के बाद हम लोग जो है उपवेदों का अध्ययन किया जाएगा। वेद है तो इसका उपवेद है। फिर 6 वेदांग का अध्ययन करेंगे। वहां पे बताएंगे कि वेदांगों की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी होती है? तो शिक्षा होता है, कल्प सूत्र होता है, निरुक्त होता है, छंद होता है, व्याकरण होता है, ज्योतिष होता है। वहां पर जब पढ़ा जाएगा तो विद्वत पूर्व जो है अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है स्मृति ग्रंथों पर अध्ययन करेंगे, पुराणों पर अध्ययन करेंगे। कौन सी स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीनतम है, किसमें नियोग प्रथा का वर्णन मिलता है, सारी चीजों का अध्ययन किया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वैदिक काल। और वैदिक काल के एक एक पॉइंट को समझा जाएगा पहले, फिर नोट किया जाएगा। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये जो वैदिक शब्द आप लोगों को दिख रहा है, ये आया कहां से है? तो वैदिक शब्द संस्कृत के विद धातु से लिया गया है। हमने क्या बताया मेरे प्यारे साथियों? वैदिक शब्द संस्कृत के विद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या नॉलेज होता है। वहीं पर अगर हम बात करें, ये जो वैदिक संस्कृति का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है भैया? तो वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य हैं। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, या आप कह सकते हैं उत्तम, या इंटरएक्ट जो है श्रेष्ठ, उत्तम या कुलीन, किसका अर्थ होता है? आर्य का होता है। अब बात आती है कि भैया ये आर्य कौन थे? हाँ, ये आर्य कौन थे? तो हम लोग संबंधों सभ्यता का लगभग जो है टॉपिक पढ़ रखा है। तो वहां पर जब सैंधव सभ्यता का अभी 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, जब हम लोग सैंधव सभ्यता का पतन देखेंगे, तो वहां पे एक रीजन ये भी बताया जाता है
कि ये जो आर्य थे ये भारत में आए और आर्यों के सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसे आप पुरंदर के नाम से जानते हैं। और अगर इंद्र थे भैया, पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला या किले को तोड़ने वाला। और सैंधव सभ्यता हमने बताया था नगरीकृत सभ्यता होती है, और नगरीकृत सभ्यता होगी, शहरी सभ्यता होगी तो दुर्ग बना होगा, बाउंड्री होगी। और जैसे ही बाउंड्री या दुर्ग इंद्र देखते थे उनको खलबली मच जाती थी तोड़ने का। तो एक रीजन ये भी माना जाता है, हालांकि कोई एविडेंस या कोई साक्ष्य इसका नहीं मिलता है। तो आइए जितने पॉइंट को समझा गया उसको लिख लिया जाए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, वैदिक शब्द संस्कृत के विद धातु से लिया गया है, धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ ज्ञान होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, वैदिक संस्कृति के निर्माता, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ व कुलीन तथा उत्तम होता है। तो हमने दो पॉइंट समझा कि वैदिक शब्द कहां से आया और वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है। आइए अब वैदिक काल के अगर समय की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो वैदिक काल का जो समय होता है हम लोग पूरा कितने से कितने के बीच में अध्ययन करते हैं, तो 1500 बीसी से लेकर जो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, वैदिक काल के अंतर्गत करते हैं। लगभग अगर बात किया जाए 900 वर्षों का इतिहास का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका ये समय है, किसका है मेरे प्यारे साथियों, तो वैदिक काल का। वैदिक काल को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक को बोला जाता है भैया पूर्व वैदिक काल और दूसरे को बोला जाता है उत्तर वैदिक काल। पहला हमने क्या बताया, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे साथियों उत्तर वैदिक काल। ठीक है, समय की अगर बात किया जाए कि पूर्व वैदिक काल का समय कितना होता है, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी का जो समय होता है वह पूर्व वैदिक काल का होता है, जबकि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का जो समय होता है वह किसका होता है, उत्तर वैदिक काल का। आइए यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। भैया हमने बताया 1500 बीसी से ये चला और 1000 बीसी में ये आके समाप्त हो गया।
भाई किसी के पतन होने का कारण कुछ न कुछ रहता है। तो पूर्व वैदिक काल का समय 1000 बीसी में समाप्त हो रहा है और 1000 बीसी में आप लोग देख रहे हैं उत्तर वैदिक काल का शुरुआत हो रहा है। तो ऐसा क्यों कि ये 1000 बीसी में समाप्त हो जाता है? भैया 1000 बीसी में अगर हम बात करें, कब की बात कर रहे हैं? 1000, है ना, 1000 बीसी में अगर हम बात करें तो लोहे का साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य मिलता है मेरे प्यारे साथियों? लोहे का साक्ष्य मिलता है। और जब लोहे का साक्ष्य मिलता है तो भैया ऐसा माना जाता है कि एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। अभी तक आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, या जब मैं आप लोगों को पाषाण काल पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि अभी तक पूरे पाषाण काल में या हड़प्पा सभ्यता में लोहे का या आयरन का एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ था। एकमात्र पहली बार लोहे का प्रमाण कब मिल रहा है, एविडेंस या साक्ष्य कब मिल रहा है? 1000 बीसी में मिल रहा है। और कहां पर प्राप्त हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों यूपी का एक स्थान है, यूपी में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। कहां से? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था। ये अतरंजी खेड़ा कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? तो यह जो है यूपी में पड़ता है। आइए अब अगर बात किया जाए 1000 बीसी में लोहे का साक्ष्य मिलता है तो ऐसा माना जाता है भैया कि एक नए युग का प्रारंभ होता है। वह कौन सा युग है? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से लेकर 600 बीसी है। भैया ये चलिए ठीक है, लोहे का प्रमाण मिला, नए युग का प्रारंभ हुआ, तो 600 बीसी में ये क्यों समाप्त हो गए? इसका भी कोई न कोई रीजन रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों 600 बीसी में गंगा नदी घाटी, कौन सी घाटी है मेरे प्यारे साथियों? गंगा नदी की घाटी में लगभग अगर बात किया जाए तो 600 संप्रदायों का उदय हो रहा है। कितने संप्रदाय का उदय हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? लगभग 600 संप्रदाय का उदय हो रहा है। और जब 600 संप्रदाय का उदय हो रहा है, इसमें सबसे प्रमुख संप्रदाय कौन सा उभर कर सामने आया, सबसे प्रचलित कौन सा हुआ? तो बौद्ध धर्म। और मेरे प्यारे साथियों कौन सा हुआ? जैन धर्म, है ना। और अगर दूसरा पॉइंट बताएं कि इसका समाप्ति का रीजन, तो यहीं पर हमारे भारत में द्वितीय नगरीकरण का जो है एविडेंस मिल रहा है। द्वितीय नगरीकरण का एविडेंस कब मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों? तो लगभग 600 बीसी। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद, और ये वैदिक संस्कृति थी या वैदिक काल जो था मेरे प्यारे साथियों, यह ग्रामीण था। कैसा था मेरे प्यारे साथियों? ग्रामीण था। तो ऐसा माना जाता है कि 600 बीसी में द्वितीय नगरीकरण देखने को मिलता है और कई संप्रदायों का उदय हो रहा है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म सबसे सामने उभर कर आए। और वैदिक संस्कृति की जो भाषा होगी वह कैसी होगी मेरे प्यारे साथियों? संस्कृत होगी। ठीक, द्वितीय नगरीकरण देखने को मिल रहा है, ये जो है ग्रामीण थी, ये शहरी अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऐसा माना जाता है भैया कि 600 बीसी में उत्तर वैदिक काल समाप्त हुआ और एक नए युग का फिर प्रारंभ होता है। वह कौन सा नया युग है देखा जाएगा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उदय, फिर लड़ाई करवाएंगे, बिंबिसार के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों कि ये जो है 1000 बीसी में क्यों समाप्त हुआ, ये 600 बीसी में क्यों समाप्त हुआ।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे साथियों, फिर आगे बढ़ें। आइए, अभी हमने बताया कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है भैया। तो आप कहेंगे कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है, तो आर्य हैं। कौन है? आर्य हैं। भाई ये जो आर्य है ना, ये जो आर्य हैं, ये कहां से आए? इनका मूल निवास स्थान क्या था भैया? क्या भारतीय थे या विदेशी थे? कहां से आए ये? किस प्रकार से भारत में आए? तो आइए हम लोग आर्यों का मूल निवास स्थान पढ़ते हैं। तो आर्यों के मूल निवास स्थान की जब हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो अलग अलग इतिहासकारों में या विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार इनका मूल स्थान अलग अलग बताते हैं। अपने अगर बात किया जाए भारत के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता स्वामी दयानंद सरस्वती अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं कि ये जो आर्य थे ये तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे मेरे प्यारे साथियों? तो ये तिब्बत से आए हुए थे। कौन बताता है? स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरे इतिहासकार की अगर हम बात करें, गरम दल के सबसे प्रभावी नेता, सबसे प्रमुख नेता, जिसकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है, और 1 अगस्त 1920 को हम भारतीयों के लिए उल्लास का भी दिन था, हर्ष का भी दिन था और दुख का भी दिन था। क्योंकि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है और इसी दिन भैया बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी होती है ना। ये कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि भैया जो ये आर्य थे ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे, और आर्कटिक प्रदेश का मतलब भैया उत्तरी ध्रुव। तो दो चीज याद रखेंगे, आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव किसने बताया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया था। तिब्बत स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक क्या बताते हैं भैया? आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव। एक इतिहासकार हैं गंगानाथ झा, ये कहते हैं कि जो आर्य थे भैया ये ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे भैया? यह ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? समझ लीजिए। हालांकि अभी जब हम लोग आर्यों का भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पे सारी पॉइंट को मैं नोट कराऊंगा। इतना जानिए कि हरियाणा वाला एरिया जो है जहां पर गंगा और यमुना नदी घाटी है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? ब्रह्मर्षि प्रदेश। गंगानाथ झा महोदय कहते हैं, जो कि इलाहाबाद में हॉस्टल भी इनके नाम से है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने आप देखेंगे। ये कहते हैं कि आर्य भैया ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। एक इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार है पी गाइल्स, ये कहते हैं कि जो आर्य थे यह हंगरी या डेन्यूब नदी के तट से आए थे। भैया हंगरी जो है वो डेन्यूब नदी के तट पर है, तो आप हंगरी कह लीजिए या डेन्यूब नदी के तट से कर लीजिए। मजा आया? समझ में आया? अगले इतिहासकार की अगर हम बात करें, डी कल्ला, है ना, डी कल्ला महोदय कहते हैं कि भैया जो ये आर्य थे यह जम्मू कश्मीर या हिमालय के क्षेत्र से आए। और अगले इतिहासकार कहते हैं मेरे प्यारे साथियों कि आर्य जो थे वह कहां से आए? तो बैक्ट्रिया प्रदेश या मध्य एशिया प्रदेश से आए,
जिसका नाम है मैक्स मूलर, और सबसे ज्यादा या सर्वाधिक मान्य इनका निवास स्थान क्या है, तो मध्य एशिया या बैक्ट्रिया प्रदेश। बैक्ट्रिया प्रदेश कहां पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, तो अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक एक पॉइंट को नोट कर लिया जाता है। और हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें मेरे प्यारे साथियों। आपका सहयोग हमें ऊर्जा देता है, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो आइए चलते हैं, एक एक पॉइंट को नोट कर लिया जाता है। हम लोगों की हेडिंग क्या होने वाली है मेरे प्यारे साथियों, तो हेडिंग करेंगे आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों का आर्यों का मूल निवास स्थान। ठीक, एक पॉइंट लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, फिर उसके बाद हम लोग मूल निवास स्थान को समझा जाएगा। पहले लिखेंगे आर्यों के मूल निवास स्थान, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर इतिहासकारों में आज भी मतभेद बना हुआ है। आइए अब एक एक इतिहासकार का नाम नोट किया जाएगा और क्या बताते हैं ये नोट किया जाएगा। तो पहला लिखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा इतिहासकार लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों बाल गंगाधर तिलक। अगला इतिहासकार लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों गंगा नाथ झा। अगला इतिहासकार लिखेंगे गंगानाथ झा हो गए, डी कल्ला। और अगला इतिहासकार लिखेंगे पी गाइल्स। और अगला इतिहासकार लिख लेंगे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। आइए अब एक एक लोगों का देख लिया जाता है कि क्या बताते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत बताए हैं।
तिब्बत। तिब्बत कहां पर बताए हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक। ठीक है, किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही लिखा है। बाल गंगाधर तिलक क्या बताते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो आप लिखेंगे आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश व उत्तरी ध्रुव। ये क्या बताते हैं? आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव कहां पर बताते हैं? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, आर्कटिक द आर्कटिक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, होम ऑफ द आर्यंस नामक पुस्तक में ये बताते हैं कि जो आर्य थे वह कहां से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र या उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। आइए गंगानाथ झा क्या बताते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये बताते हैं भैया कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। कहां से आए थे? ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। बी कल्ला महोदय क्या बताते हैं? तो ये बताते हैं जम्मू कश्मीर व हिमालय के क्षेत्र से आए थे। कहां से आए थे भैया? क्षेत्र, जम्मू कश्मीर व हिमालय के क्षेत्र से। पी गाइल्स क्या बताते हैं? तो हंगरी व डेन्यूब नदी बताते हैं। आइए मैक्समूलर महोदय को देख लिया जाता है, ऊपर लिख दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों ताकि आप लोगों को दिखाई दे। तो मैक्समूलर बताते हैं भैया मध्य एशिया व बैक्ट्रिया प्रदेश, बैक्ट्रिया प्रदेश है ना। ये बैक्ट्रिया प्रदेश या मध्य एशिया पड़ता कहां पर है? तो अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और ब्रैकेट नोट में लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों, नोट करके लिख लेंगे सर्वाधिक मान्य। सर्वाधिक मान्य कौन सा है? तो मैक्समूलर के द्वारा बताया गया इनका निवास स्थान अभी तक सर्वाधिक मान्य जो है निवास स्थान है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों, आर्यों के मूल निवास स्थान। अब बात आती है भैया कि ये जब आर्य आए, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव से आए या तिब्बत प्रदेश से आए या अफगानिस्तान के मध्य एशिया या बैक्ट्रिया प्रदेश से आए, तो ये आकर सबसे पहले कहां पर बसे? कहां पर अपना जो है ठिकाना बनाए? आप लोग भी इलाहाबाद तैयारी करने जाते होंगे तो कहीं ना कहीं छोटा बगड़ा सलोरी है ना, तो कहीं ना कहीं पहले अपना एक रहने का व्यवस्था बनाते होंगे कि एक बार शुरुआत में कहीं भी हमको रूम मिल जाए, या मुखर्जी नगर जाते होंगे दिल्ली, तो शुरू में ऐसा होता है भैया कि कहीं भी हमें ठहरने का मौका मिले। तो ये जब आए तो भारत में आए तो सबसे पहले कहां पर बसे? अब हम लोग उसका अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात आर्यों का भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं।
आर्यों के भौगोलिक प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आइए एक एक पॉइंट को समझा जाता है, फिर नोट किया जाएगा। जब आर्य आए भारत में तो सबसे पहले ये कहां पर आकर बसे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में आके बसे। सर समझ में नहीं आया, सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं? काहे घबरा रहे हो भैया, मुस्कुराइए। आप परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं और मुझसे इतिहास पढ़ रहे हैं। विश्वास मानिए, आप लोग जुड़े रहिए क्लास से, पूरे डीएनए में इतिहास उतार दूंगा। तो सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? आइए एक छोटा सा जो है मैप बनाते हैं, है ना। ये अगर आप भारत जो है भारत का मैप बनाकर समझेंगे तो उत्तर पश्चिम, ऊपर चले जाइए, उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया होता है और जो 7 नदियों से सिंचित प्रदेश है, कितने नदियों से? 7 नदियों से सिंचित प्रदेश जो है उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। कौन सी 7 नदियां हैं? तो भैया 3 नदी का नाम स से है, तुरंत ही याद करो, सिंधु सरस्वती सतलज। याद हुआ? सिंधु सरस्वती सतलज 3 हो गए। रावी ब्यास 5 हो गया। झेलम चिनाव कितनी हो गई भैया? 7। इसके वैदिक नाम भी हैं, यानी इसके दूसरे नाम भी हैं। जैसे आप लोग उनका नाम बाबू सोना रखे हो, वैसे इसका भी दूसरा नाम है, इन नदियों का भी। भैया सिंधु का तो सिंधु ही है, सतलज का वैदिक नाम शतुद्री है। क्या है? शतुद्री। सरस्वती का घग्घर। रावी की अगर बात किया जाए तो परुषड़ी। भारत का पहला लड़ा गया युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? भारत का पहला युद्ध तो इसी रावी या परुषड़ी नदी के, वैदिक नाम इसका परुषड़ी है। रावी हो गया। ब्यास, बिपाशा, अरे वही बरसात वाली मूवी देखे होंगे, पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री हैं बिपाशा बसु, वो वाली बिपाशा बसु नहीं, है ना। ब्यास का वैदिक नाम क्या है? जो है बिपाशा, है ना। चिनाव अस्कनी, झेलम का बितस्ता। तो सबसे पहले कहां पर आके बसे? सप्त सैंधव प्रदेश में। 7 नदियों से सिंचित प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। मजा आया? सिंधु सरस्वती, है ना, सतलज, रावी ब्यास झेलम चिनाव, 7 नदियां। आगे बढ़ते हैं, ये सप्त सैंधव प्रदेश से उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इनको हरियाणा का, जहां पर वही अंगराजगढ़, आगे महाजनपद में अंग पढ़ाएंगे, महाजनपद है अंग, पांचाल, अवंती सब पढ़ा जाएगा, काशी। तो जो है आगे बढ़ते हैं, हरियाणा का कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है मेरे प्यारे साथियों, कुरुक्षेत्र का जो भाग है उसे ब्रह्मवर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मवर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर आर्य वहां जाकर बसे। फिर भाई ब्रह्मवर्त प्रदेश में ये लोग अपना युद्ध वगैरह करते हैं, उस एरिया पर कब्जा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो ये ब्रह्मर्षि प्रदेश पहुंचते हैं। और हमने बताया
जो है मेरे प्यारे साथियों, गंगा और यमुना नदी का जो क्षेत्र है, उसके बीच का नदी घाटी का जो क्षेत्र है, उसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता है। और गंगा नाथ झा ने यह भी बताया था कि आर्य ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे। बुझाई? ठीक, चलिए अब ये कहां पर पहुंचते हैं? ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मवर्त से ब्रह्मर्षि प्रदेश। ब्रह्मवर्त प्रदेश किसे कहा जाता है? हरियाणा का कुरुक्षेत्र वाला एरिया आप कह सकते हैं। और उसी जो है गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र के जो बीच का क्षेत्र है, उसे ब्रह्मर्षि प्रदेश कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं ये भाई, वहां पे युद्ध वगैरह करते हैं, क्षेत्र विस्तार करते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मध्य देश। मध्य देश का मतलब वही भारत का मध्य वाला एरिया। मध्य देश पर अपना कब्जा करते हैं। और जब ये मध्य देश पे करते हैं तो लगभग ये संपूर्ण उत्तर भारत पर कब्जा कर लेते हैं। और संपूर्ण उत्तर भारत के एरिया को आर्यावर्त या आर्यवर्त प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ये इनका भौगोलिक प्रदेश रहा। आइए हेडिंग इसको नोट कर लिया जाता है। तो हेडिंग करेंगे आर्यों का भौगोलिक ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मेरे प्यारे साथियों। हेडिंग करेंगे आर्यों का भौगोलिक प्रदेश। आइए इनके भौगोलिक प्रदेश पर चर्चा किया जाता है। आर्यों का आर्यों का भौगोलिक प्रदेश। आइए भैया देखा जाता है आर्यों का भौगोलिक प्रदेश। हम लोग समझ रखे हैं, एक एक पॉइंट को नोट कर ले किया जाता है ना। तो पहला हमने क्या बताया था मेरे प्यारे साथियों? तो सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश आप कहते किसे हैं मेरे प्यारे साथियों? तो सप्त सिंधु प्रदेश लिखेंगे पॉइंट करके, 7 नदियों से, 7 नदियों से सिंचित प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। आइए वह 7 नदी को देखा जाता है ना। तो पहली नदी हमने क्या बताया था? 3 नदियां स से शुरू कर लीजिए। कौन सी हो जाएगी भैया? सिंधु। अगली नदी सतलज। अगली नदी भैया सरस्वती। कौन सी नदी? सरस्वती। अगली नदी कौन सी भैया? तो लिखेंगे रावी। रावी के बाद अगली नदी लिख लेंगे भैया ब्यास। और ब्यास के बाद लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों झेलम। और अगली नदी लिख लेंगे चिनाव। कितनी नदियां हो गई मेरे प्यारे साथियों? 7। आइए इसके वैदिक नाम भी देख लिए जाते हैं। तो सिंधु का सिंधु ही था बेटा मेरे प्यारे साथियों। सतलज की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों,
तो इसका वैदिक नाम मैंने अभी बताया था शतुद्री। इसे किस नाम से जाना जाता था? तो शतुद्री के नाम से जाना जाता था। सरस्वती की अगर बात किया जाए तो इसे घग्घर नदी के नाम से जाना जाता था। रावी का हमने बताया था मेरे प्यारे साथियों कि रावी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने बताया था जो है परुशड़ी। कौन सी नदी बताया था मेरे प्यारे साथियों? तो परुशड़ी बताया था। और भारत का लड़ा गया पहला युद्ध दासराग युद्ध विश्वामित्र और राजा सुदास के बीच में, जिसमें गुरु विश्वामित्र का पराजय होता है और राजा सुदास का विजय होता है, किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसी रावी या परसुड़ी नदी के तट पर हुआ था। आइए आगे व्यास की बात करें तो वही विपाशा, विपाशा इसका वैदिक नाम क्या था भैया? विपाशा। झेलम की अगर बात किया जाए तो झेलम का नाम था वितस्ता। ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, वितस्ता। और चिनाव की अगर बात करें कि चिनाव का वैदिक नाम क्या था, तो आप बोलेंगे अस्किनी। क्या था मेरे प्यारे साथियों? अस्किनी। ये 7 नदियां थी। आर्य आए सबसे पहले कहां बसे? सप्तसैन्य प्रदेश। आइए अगला, आगे कहां पहुंचते हैं ये? तो आगे पहुंचते हैं मेरे प्यारे साथियों ब्रह्मवर्त प्रदेश। ये हलंत है मेरे प्यारे साथियों, ब्रह्मवर्त प्रदेश। ये कहां पर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों? तो आप लोग लिख लेंगे कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र कहां पड़ता है? इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हरियाणा में पड़ता है कुरुक्षेत्र। फिर ये आगे बढ़ते हैं, कहां पर पहुंचते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो ब्रह्मर्षि प्रदेश पहुंचते हैं। ब्रह्मर्षि प्रदेश। और ब्रह्मर्षि प्रदेश किसे आप कहते हैं? तो लिख लेंगे गंगा प्लस यमुना नदी का जो क्षेत्र है। फिर ये आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो मध्य देश पहुंचते हैं। मध्य देश मतलब भारत का मध्य वाला एरिया, मध्य देश। और फिर ये संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लेते हैं। संपूर्ण उत्तर भारत। इसे किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसे हम लोग आर्यावर्त या आर्यवर्त प्रदेश के नाम से जानते हैं। आर्यवर्त प्रदेश, आर्यवर्त प्रदेश। ठीक है, समझ में आया? हम लोगों ने किसका अध्ययन कर रहे थे? वैदिक काल का। वैदिक शब्द कहां से आया? वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन है, इसको समझा गया। आर्य के बारे में समझा गया, आर्य का अर्थ समझा गया। फिर आर्यों का जो है मूल निवास स्थान देखा गया अलग अलग इतिहासकारों के जो है अनुसार। फिर हम लोगों ने आर्यों का भौगोलिक प्रदेश देखा गया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा पढ़ने में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। हाँ प्यारे साथियों, आप लोग अपने परम ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारी जो है ऊर्जा बढ़ती रहे और हम आपके लिए काम कर सके। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।